चलो हेडिंग डालो, ऑन ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें राइटिंग तो बढ़िया बन रही है। चलो लिखो, लिख लीजिए फोर्स का F इक्वल टू क्यू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये है फार्मूला फोर्स के लिए। अगर हम वैल्यू में लिखें इन मैग्नीट्यूड, तो F का फार्मूला लिखिए क्यू वी बी और साइन थीटा। यहां लिख दो वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नोट करिए और एक फिगर बना लो। देखो ये 90 डिग्री है और ये चार्ज है Q, ये वेलोसिटी वेक्टर है B वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B वेक्टर कह लो, और ये फोर्स वेक्टर आएगा F, और ये एंगल थीटा है, और ये 90 बना रखा है, यानी फोर्स वेक्टर VOB दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लिखिए जरा। और उसके बाद टार्क है, 3 मेन है डायरेक्शन वाले। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बनाया है, ये चार्ज क्यू है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे, ये 90 बना हुआ है, यानी 90 डिग्री का एंगल। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। जहां देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर हम V और B का क्रॉस करते हैं तो F वेक्टर जो रिजल्ट होगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, नोट करो पहले से। थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। लिख लिया। वेक्टर फॉर्म में ये क्यू वी क्रॉस बी और वैल्यू ये क्यू वी साइन थीटा। इसमें 3-4 बातें हैं नोट करने वाली, जल्दी से उतारो। लिखे? चलो सुनो, नोट लिखो पहले। नंबर 1, अगर मान लो V0 है तो बताइए देन F बराबर 0 आएगा। क्यों? क्यू वी बी साइन थीटा V0। तो इसका मतलब लिख लो, इट मीन्स magnetic field exerts no force on a stationary charge। माने अगर चार्ज रुका है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जरूर लगाती है। क्यों? F बराबर QE, उसका वेलोसिटी से कोई संबंध नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को कच्चा नहीं छोड़ता। अगर चार्ज है और फील्ड में जाएगा तो फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो सही कहें साधु है। कैसे? V0 कोई फोर्स नहीं, पार्टिकल रुका है कोई फोर्स नहीं, फील्ड है, चार्ज है, सब कुछ है। और अभी हम देखेंगे अगर थीटा 0 हो जाए तो भी फोर्स नहीं, यानी दो मौके हैं जब फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट लिखो नंबर 2, अगर मान लो
थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लें या 180 डिग्री ले लें तो भी तो फोर्स नहीं लगेगा। चेक करो, क्यों? साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 180 क्या होता है? 0। यानी दोनों में फोर्स नहीं लगेगा। वेलोसिटी 0 है यानी पार्टिकल रुका है तो भी फोर्स नहीं। अब पार्टिकल चल रहा है लेकिन फील्ड के पैरेलल चल रहा है या फील्ड के उल्टे चल रहा है, नहीं चल रहा तो फोर्स 0 है ही, चल रहा है तो भी 0 है, बशर्ते थीटा 0 हो या 180 हो। तो लिखो इस बात को, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड exerts no force on a charge moving parallel to the field। ये लीजिए, यानी फील्ड के पैरेलल चल रहा हो, चाहे फील्ड की दिशा में चाहे फील्ड के अपोजिट। पैरेलल में तो दोनों आ गए ना, फील्ड के अलांग चल रहा हो या फील्ड के अपोजिट चल रहा हो, थीटा 0 हो चाहे थीटा 180 हो, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स 0, वेलोसिटी है तो भी 0, बशर्ते थीटा 0 या 180। तीसरा पॉइंट लिख लो, इसी में नोट किया ये तीसरा पॉइंट लिखो। if theta equal to 90 degree then f बराबर क्यू वी बी, और साइन 90 एक होता है ना, ये मैक्सिमम है, यानी ये फोर्स मैक्सिमम आएगा। अगर 90 डिग्री है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो मैक्सिमम फोर्स आएगा। चौथा पॉइंट लिखो। अच्छा ये बताइए, एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा रहेंगी, ऑलवेज। क्रॉस प्रोडक्ट का नियम होता है, अगर ए क्रॉस बी का रिजल्ट सी है तो सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी। अब आप खुद बताइए, आप लिख के बैठे हो एफ वेक्टर बराबर क्यू और वी क्रॉस बी, तो जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है रिजल्ट। वेक्टर अभी नहीं पढ़े हो ना, तो यह वेक्टर v के परपेंडिकुलर और यह वेक्टर b के परपेंडिकुलर, बिल्कुल गारंटी है। कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाए तो जिनका क्रॉस करते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा रिजल्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है। v और b के बीच का एंगल जिसे थीटा कह रहे हो वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन f और v के बीच का एंगल सिर्फ और सिर्फ 90 होगा। f और b के बीच में सिर्फ 90 होगा, ये कभी अपना एंगल नहीं बदलेंगे। अब आप बताइए, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो जरा बात करते हैं पावर की। पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, जानते हो क्या फार्मूला है इसका? लिखिए P बराबर एफ डॉट
वी डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जब खोलोगे तो cos थीटा आएगा, तो मैं लिखूंगा P बराबर एफ वी cos 90 डिग्री। क्यों, ये क्या लिखे बैठे हो? क्योंकि एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ऑलवेज, तो फिर तो हमेशा 0 आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को इसीलिए हम लोग निठल्ली फील्ड कहते हैं। निठल्ली का मतलब जो कोई काम ही न करे, पावर डिलीवर्ड होते ही नहीं, इसलिए आइडल अंग्रेजी में कहेंगे आइडल फील्ड, हिंदी में कह लो निठल्ली, है ना। निठल्ली फील्ड होती है, पावर 0 है। पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अच्छा बताओ, जब पावर डिलीवर्ड 0 है तो वर्क डन 0 है। तो अगली लाइन में आप लिख लो इसे, देयरफॉर, ये लिख देते हैं इधर, वर्क डन बराबर 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड 0। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये सब। अगर मैग्नेटिक फील्ड में, सुन लो इधर, कोई चार्ज पार्टिकल टहलता हुआ घुस जाए और टहल के बाहर निकल आए, तो जितनी स्पीड से वो गया होगा उतनी स्पीड से निकल आए। जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके गया होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर आएगा। यही क्वेश्चन पूछ लेता है स्पीड वाला, वी से गया वी डैश से आया, बताओ वी और वी डैश में क्या रिलेशन है? बराबर है, बराबर है, हमेशा बराबर। मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता। तुमको जी फोर्स लगेगा तो काम नहीं होगा, फोर्स लगेगा तो स्पीड नहीं बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, वर्क डन नहीं होगा, पावर डिलीवर नहीं होगी, मोड़ेगा। क्योंकि फोर्स है तो नहीं तेज करेगा तो मोड़ेगा। बस सीधा सा देखो लॉजिक है। उदाहरण के लिए एक साइकिल वाला जा रहा हो, आप उसे पीछे से धक्का लगाओ तो तेज होगा, आगे से धक्का लगाओ तो धीमा होगा। अब बगल से पकड़ के खींचो तो या तो गिरेगा या तो मुड़ेगा। नौसिखिया होगा तो गिरेगा, ट्रेंड होगा तो मुड़ेगा। यानी जो बगल से फोर्स लगाते हैं वो तेज धीमा नहीं करता है, सिर्फ मोड़ता है, सिर्फ मोड़ता है। और ये फोर्स हमेशा 90 पे लगता है, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर पार्टिकल एक्स में जा रहा होगा तो फोर्स एक्स के परपेंडिकुलर, या तो वाई या जेड जो भी है, जैसी सिचुएशन वहां लगे, बिल्कुल तय है। तो ये जितने रिजल्ट आप पढ़ रहे हो चारों के चारों बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। खासकर ये तो बहुत ही बढ़िया। हम इस पे चर्चा करेंगे सवालों में कि बी वेलोसिटी से गया, घूम फिर के लौट आया, लेकिन वेलोसिटी नहीं बदली। वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी। वेलोसिटी जानते हो क्यों बदलेगी? फोर्स उसे मोड़ेगा, सर्कल में चलाता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क करती है? 0। कितना पावर डिलीवर करती है? 0। और जब वर्क नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदले, बिल्कुल तय। और वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़ ही चुके हो वर्क पावर में, है ना, पढ़े हो ना, वर्क पावर सर पढ़ाए हैं। उसमें तो एक लाइन बस याद रखो हिंदी में, हमारी मेहनत या तो आबाद या तो बर्बाद। अगर आबाद हो रही है तो एनर्जी की फॉर्म में, और बर्बाद हो रही है तो हीट की फॉर्म। और जिसे वर्क पावर एनर्जी कहते हो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस एक लाइन याद रखो, किसने खोया और कितना खोया, और किसने पाया कितना पाया, खोया बराबर पाया। बस एक लाइन पढ़ लो, खोया बराबर पाया। दुनिया का सवाल जाओ कर लो, बस पूछना है किसने खोया और कितना खोया, और किसको मिला कितना मिला। अब बस लास्ट में लॉस बराबर गेन। कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, यही चीज सब यहाँ। तो मैकेनिक्स भी यहाँ यूज होगी, भी यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी, तो आप समझिए। चलिए आइए थोड़ा सा हम आगे बात करें, हटाइए। अब हेडिंग डालो, सवाल देखो हम इकट्ठा पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालो, फोर्स ऑन ए, एक मिनट थोड़ा सा यूनिट की बातें कर लें, फिर हम आओ यूनिट की बातें कर ले। पहले यूनिट ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को हम कहीं कहीं देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, इस नाम से भी तुम्हें लिखा मिल जाएगा, यानी बी। हमें बी की यूनिट चाहिए। अभी हमारे पास फार्मूला आया है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चलो अच्छा, बी के लिए यूनिट लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखो एफ बटे क्यू वी और साइन थीटा, सही है ना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनाना हमें। आओ इन एसआई सिस्टम में अगर हम यूनिट कहें तो लिखो यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू, बताओ अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या लिखोगे? न्यूटन। चार्ज के लिए क्या लिखोगे? कूलाम। वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड ना। और साइन थीटा का, साइन थीटा क्या यूनिट होगी? कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि अनुपात है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कोई यूनिट नहीं। ये जो लिखे हो ना, इसको कहा जाता है टेस्ला, TESLA, टेस्ला, और रिप्रेजेंट करते हैं टी से, यानी न्यूटन अपान कूलाम इनटू मीटर पर सेकेंड, इसे कहते हैं टेस्ला। अब ये साइंटिस्ट का नाम है, जो भी उठ पटांग का नाम मिले वो समझ लो वैज्ञानिक ही है, ठीक है ना। चलिए अब आइए बात करते हैं इन सीजीएस, यूनिट ऑफ बी इक्वल टू, अच्छा न्यूटन की जगह सीजीएस में डाइन, बिल्कुल ठीक है, डाइन। और चार्ज की यूनिट सीजीएस में दो यूनिट लिखवाए थे, एक और था ईएसयू या ईएमयू। अच्छा बताओ यहां क्या लूं, ईएसयू की ईएमयू? जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब तक ईएसयू, और जब मैग्नेटिज्म में आ गए तो ईएमयू। यहाँ ईएमयू ऑफ चार्ज चलेगा, तो हम लिखेंगे ई एम यू ऑफ चार्ज, और गुणे सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये जो लिखा हुआ है नाटक, इसको कहते हैं गास, ये लो, और GAUSS और कैपिटल G, ये वही गास है जो पढ़े हो तुम, गासला, ठीक है ना। न्यूटन महाराज तो हर जगह टांग अड़ाए बैठे, चाहे जिस चैप्टर में जाओ न्यूटन मिल जाएगा, चाहे जहां जाओ। न्यूटन लॉ मोशन में न्यूटन बैठा है, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन में बैठा है, ऑप्टिक्स में न्यूटन रिंग बैठा है, न्यूटन लॉ कूलिंग बैठा है, हीट में कहा नहीं है न्यूटन, वो ऑलराउंडर था। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे, चलिए नोट कर। आइए अब इनमें आपस में लिंक जोड़ने की, एक टेस्ला कितना गास होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों नाम से इसे बुलाया जाता है, तो कहीं सवाल में मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हो तो समझ जाना वही बी है, ठीक है ना। कहीं कहीं लिख देता है मैग्नेटिक इंडक्शन करके। लिखे हटाएं। आइए अब टेस्ला और गास में रिलेशन बनाएं, चलो। एक टेस्ला बराबर क्या लिखोगे? एक न्यूटन, एक कूलाम और एक मीटर पर सेकंड। क्यों? सब कुछ 1 1 1 ले लो तो 1 आ गया आंसर। यूनिट ऐसे डिफाइन की जाती है, 1 न्यूटन, 1 कूलाम, 1 मीटर पर सेकंड, तो रिजल्ट 1। अच्छा चलो बताओ,
ये 1 है सब, 1 1 1। 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन्स। 10 की पावर 7 अर्ग होता है, वो एनर्जी की यूनिट होती है। अच्छा इधर देखिए, 1 कूलाम में कितना ईएमयू? याद है कि अभी देख लिए हो? याद है? सही में? मुझे तो अचंभा हो रहा है। 1/10 EMU ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही कहा आपने। और 1 मीटर पर सेकंड में कितने सेंटीमीटर? यस, 10 की पावर 2, है ना? अच्छा 1 10 यहां काट दो, 1 तो 10 बचा, 1 10 और काट दो, 10 की पावर 4 बचा। ये लो 10 की पावर 4, और जो बचा उसका नाम गास है, क्योंकि जो बाकी लिखा है वो गास है। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनी, 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गास। याद कर लो इसे। या 1 गास बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला। ये लीजिए, ये ज्यादा जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि हमें टेस्ला में कन्वर्जन करना पड़ता है, क्योंकि हम सवाल एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं, तो सीजीएस से हम एसआई में जाते हैं, ठीक है ना, जनरली। और ये तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, एक सिस्टम में हमेशा आदत डालो सवाल करने की, वो है एसआई। सीजीएस से एसआई में बदल लो, तो एक सिस्टम में आदत डालोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी और गलतियों का मौका भी कम होगा, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो हमेशा एक सिस्टम में रखिए। तो ये हमको चाहिए, 1 गास में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। न्यूमेरिकल में जो हो तो इसकी पड़ेगी, नोट करो। डायरेक्शन का नाटक यहाँ भी अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे क्या ढूंढते हैं, तरीका है उसका बाकायदे। हटा दें? अब हेडिंग डालो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इन ए मैग्नेटिक फील्ड। लो चलो इधर देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये लो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बी कह लो, और एक तार ऐसे तिरछा रख दिया हमने, ये लो, इसमें करंट है आई। एक छोटा सा टुकड़ा काटो यहां पर, उस टुकड़े का नाम रख देते हैं डीएल वेक्टर, और ये एंगल है थीटा। अब फिगर देख के बताओ थीटा किसके किसके बीच का एंगल हुआ? डीएल वेक्टर और बी के बीच का। ये चीज जरूर याद रखा करो किसी भी फार्मूले में, जैसे अभी पिछला फार्मूला ही हमने पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ये जरूर आपको याद रखना है। यहाँ पर डीएल वेक्टर, अच्छा बताओ डीएल वेक्टर किधर लेते हैं, यानी उसकी दिशा किधर लेते हैं? करंट की दिशा में, पहले दिन पढ़ाए थे बायोट सेवर्ला में। तो डीएल वेक्टर का जो एरो लगाएंगे
करंट की दिशा। अगर करंट इधर को होती तो एरो इधर लगा देते, तो डीएल वेक्टर आई की दिशा में और डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अच्छा, अब ये जान लो पहले कि किसी तार में फोर्स लगता क्यों है मैग्नेटिक फील्ड में। एक्चुअली तार के अंदर या तार में जब हम करंट पास करते हैं तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो चलने लगते, और अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अभी जो पढ़ के आए किसी चार्ज पर फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि तार में ही है और इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा, यानी तार पर फोर्स लगेगा। तो हम तार पर फोर्स ढूंढना चाहते हैं तो तार पर मत ढूंढो, इलेक्ट्रॉनों पे ढूंढ लो। तार पर फोर्स का फार्मूला कहा तुमको बताया मैंने तो चार्ज पर फोर्स का फार्मूला बताया, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ढूंढा जाए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तार के अंदर, तो जब इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा तो तार पे लगेगा। सही है ना। अब आप लोग बेंच में बैठे हो, पृथ्वी आपको खींच रही है, अब आप तो बेंच तोड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने आप पर फोर्स लगाया और आपने बेंच पे लगाया। तो बेंच पर फोर्स ढूंढना है तो बेंच पर मत ढूंढो, आप पर ढूंढ दो, जो आप पर फोर्स होगा वही बेंच पर है। तो बड़ा सीधा सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ढूंढा जाए, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, सही ना। तो चलिए पहले ये बताइए, इस डीएल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आप फोर्स पता करें, तो लिखो जरा, फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चलो फोर्स पता करते हैं। चलो बताओ कितना लिखोगे? आई थिंक माइनस ई और वी डी अक्रॉस बी। ये अभी जो फार्मूला पढ़ के आए, क्यू वी क्रॉस बी, तो वी की जगह बी डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और जब आप वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो चार्ज का साइन जरूरी होता लेना, यानी चार्ज अगर माइनस का है तो माइनस लेना पड़ेगा। अब वैल्यू रखनी है, आप बेशक वैल्यू रख लो मतलब, लेकिन यहां लेना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, फोर्स। अब बताइए डीएल पर हम फोर्स चाहते हैं, पहले टुकड़े पर फोर्स ढूंढो और फिर इंटीग्रेट कर देना पूरे पर। तो पहले डीएल पर फोर्स ढूंढा जाए तो डीएल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो चल फिर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा जिनके पास वेलोसिटी है, यानी जिनके पास बीडी है, यानी जो चल रहे हैं। सब इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, कहने को तो इसमें प्रोटॉन भी हैं, तो प्रोटॉन पर फोर्स क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो रुके हैं, वो चल नहीं रहे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स मिल गया। अब आप ये पता करो कि डीएल में है कितने इलेक्ट्रॉन, तो लिखो जरा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल। डीएल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कितना लिख दिया जाए? एन ए डीएल। ए गुणे डीएल क्या है, वॉल्यूम। और याद करो स्मॉल एन क्या है, करंट का चैप्टर। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? स्मॉल एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लिख दो इस बात को, वेयर एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यल क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका, कंडक्टर का, कंडक्टर का, यानी तार का एरिया क्रॉस सेक्शन है ये ए, एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और डीएल तो
फिक्स उसमें चित्र में ही लिखा है कि क्या है। ये है हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स और इतने कुल इलेक्ट्रॉन गुणा कर दो। एक बच्चे पर 10 न्यूटन, 4 बच्चे बैठे बेंच पे 40 न्यूटन, कैसे आ गया 10 गुणे 4। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स, अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो गुणे 10, इतने इलेक्ट्रॉन है गुणे ये। समझ में आया? चलिए अच्छा अब लिखो फोर्स ऑन एलिमेंट यानी डीएल। हमें डीएल पर फोर्स चाहिए तो हमने लिखा डीएफ, तो हमने लिखा माइनस ई और बी डी क्रॉस बी और इंटू एन ए डी एल, एन ए डी एल। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन पर देखो ये फोर्स है और इतने कुल इलेक्ट्रॉन है, गुणा कर दिए। थोड़ा कलाकारी आओ कर ले। चलो लिखो अगली लाइन में डीएफ बराबर, मैंने कहा एन ई ए और बी डी, अब ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डीएल अक्रॉस बी। कलाकारी क्या किया सुन लीजिए, बीडी को बाहर निकाल लिए और डीएल को वेक्टर बना के बीडी की जगह भेज दिया। ऐसा कर सकते हो आप, एक को बाहर निकाल लो, दूसरा वेक्टर वहां पहुंचा दो। डीएल भी वेक्टर है और ये बीडी भी वेक्टर है। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि माइनस फिर कहां चला गया। ये तो समझ में आया कि आपने डीएल को बीडी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन माइनस किधर चला गया, आओ इसकी बात कर लें। अच्छा बताइए, डीएल इज along I and BD is opposite to I, therefore DL is opposite to BD। अच्छा डीएल आई की दिशा में, ये तो याद है। जरा करंट का चैप्टर याद करो, करंट की दिशा किधर लेते हैं? अरे बोलो, जिधर पॉजिटिव चलता है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट। ये किसकी वेलोसिटी है? तो इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहे हैं उधर है तो बीडी हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं करंट उसके उल्टे। तो बताओ आई की दिशा बीडी के अपोजिट हुई और डीएल आई की दिशा में और बीडी आई के अपोजिट। यही तो लिखा है, डीएल आई की दिशा में और बीडी आई के अपोजिट। तो फिर बताओ डीएल और बीडी तो अपोजिट हुए, तो जब आप बीडी को हटा के डीएल बैठाओगे तो उल्टा वेक्टर नहीं फिट कर रहे हो, तो माइनस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो माइनस पहले से था, माइनस आपने फिट कर दिया, लो जी प्लस हो गया। आगे बात समझ में? अच्छा ये क्या है? आई है, बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ने लगे हो यार तुम लोग, है ना? ये हो गया आई, यही तो मैं चाहता हूं, पढ़ने लगो फिर तो मैं तुम्हें मास्टरे बना दूंगा। ये लीजिए, ये बन गया फार्मूला। ये जानते हो किस पर फोर्स है? डीएल पर। एक छोटे टुकड़े पर फोर्स का फार्मूला आ गया। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट, और जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट आएगा हाथ घुमाना है।
बिना हाथ घुमाए डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर हम इसे मैग्नीट्यूड में लिखें तो लिखो इन मैग्नीट्यूड मान लो हम इसे लिखें, आप लिखोगे डीएफ बराबर आई डीएल बी, क्रॉस प्रोडक्ट जब खोलते हैं तो साइन थीटा आता है, अगर कहीं डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो ये आई डीएल बी साइन थीटा। अब मान लो तार की लंबाई एल है तो डीएल 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 सबको जोड़ दो, एल हो गया। तो आगे लिखो फोर्स ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, चलो एल, मान लो तार की लंबाई एल है, पूरी तार एल लंबाई की है, तो कितना लिखोगे फोर्स का फार्मूला? तो हम फोर्स का फार्मूला लिखेंगे 10। अच्छा ऐसे लिख लो, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा ए, ये लो। क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज पर फोर्स का फार्मूला था, आई एल बी साइन थीटा कार पर फोर्स का फार्मूला है। यानी कार जिसकी लंबाई एल है, जिसमें करंट आई चल रही है और जिसे मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है और थीटा एंगल पे रखा गया, फोर्स का फार्मूला, इसको याद कर लो। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केस है, 2-3 बातें काम की हैं और नोट कर लो। क्या नोट नहीं किए? तो मैंने कहा गायब किया है पेज, पहले इसको लिखो, जो लोग लिख रहे हैं इसको वो लिख लो, इसके पहले पेज दे रहा हूं ना मैं। अच्छा कोई नहीं लिखो, सब खाली छोड़ दियो, बताना चाहिए उसी वक्त, हटा दें वापस करें? नोट करो। डायरेक्शन वगैरह ठीक ठीक बना लेना, डी एल आई सब। अभी क्योंकि सारा नाटक तो डायरेक्शन का ही है इस चैप्टर में। हटाएं, अगला पेज, अगला पेज ये लो। आप इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो। और डीएल क्रॉस भी तो हम केवल डायरेक्शन देखने के लिए यूज करेंगे बस, इसकी जरूरत हमें डायरेक्शन